जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष। 300 दिन हार्ड चैलेंज में आज हमारा डे है 52 और इसमें आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने जून 2023 में AI फॉर गुड सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया? जिनेवा, गुरुग्राम, जकार्ता, न्यूयॉर्क। तो इसमें से जिसका जो आंसर है वो है जिनेवा। लेकिन इसमें एक और चीज दे रखी कि इंडिया का एक गुरुग्राम हरियाणा का जो शहर है उसका नाम भी दिया है। यहाँ पर भी किसी का हेडक्वार्टर है, तो जी हाँ, यहाँ पर भी एक हेडक्वार्टर है अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस या सौर अलायंस। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस का मुख्यालय भी कहां पर है? गुरुग्राम में, हरियाणा में रहता है ये। इसके अलावा जो जकार्ता है ये इंडोनेशिया में है। न्यूयॉर्क हमको पता है कि न्यूयॉर्क में ये अमेरिका में है। किस नदी के किनारे है न्यूयॉर्क? तो ये हडसन नदी के किनारे हैं। स्टैटिक जीके में ये चीज भी पूछ लेते हैं कभी सभी के, बड़े बड़े जो शहरों के नाम है वो किस नदी के किनारे है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और प्लॉटर निम्नलिखित में से किस श्रेणी के प्रकार है? तो सबसे पहले तो हमको ये देखना कि लेजर, ये जो प्रिंटर नाम है वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है इनपुट है या आउटपुट है? कंप्यूटर में यदि हम पढ़ते हैं तो इनपुट और आउटपुट दो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखे, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और इंपैक्ट प्रिंटर, इसमें से क्या है? तो ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर का विशिष्ट पता जो उसकी पहचान सुनिश्चित करता है क्या कहलाता है? डोमेन नेम, IP पता, URL उपयोगकर्ता नाम। तो आप सभी को पता होगा कि जैसे हम कुछ भी गूगल के कुछ भी एड्रेस बनाते हैं तो उसमें डोमेन नाम आता है। जैसे ईमेल आईडी हो गई, तो ईमेल आईडी में हमारा एक डोमेन नेम भी होता है। आईपी एड्रेस, जिसमें आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस हो गया। यूआरएल का यदि फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर ये क्या काम करता है? तो यूनिवर्सल से आप देख सकते हैं कि दुनिया की बात कर रहा है कि पूरी दुनिया में जहां पे भी कंप्यूटर या हम इंटरनेट का एक्सेस लेते हैं, रिसोर्स, वहां से कोई लिंक आई है तो हमको पता चल जाता है कि उसका सोर्स क्या है और लोकेशन पता चल जाती है। तो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ये यूआरएल हो गया, उपयोगकर्ता नाम, मतलब कि जिस हम देखते हैं कि यूजर आईडी बनती है तो यूजर आईडी को क्या बोलते हैं? यूजर नेम या उपयोगकर्ता नाम। तो इसका जो आंसर है कंप्यूटर का विशिष्ट पता। तो विशिष्ट पता कंप्यूटर का किससे लगाया जाता है? वो लगता है आईपी एड्रेस से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक सेंसर किस श्रेणी में शामिल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस, कोई नहीं। तो इनपुट डिवाइस और कंप्यूटर में दो टाइप के डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। जिसमें से इनपुट मतलब कि कोई भी डेटा यदि कंप्यूटर ग्रहण कर रहा है तो वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस, और कुछ भी डेटा पर कुछ भी सॉल्यूशन या कुछ भी कैलकुलेशन करके वो यदि रिटर्न में हमको आंसर देता है तो वो जिस डिवाइस के द्वारा देता है वो रहता है आउटपुट डिवाइस। जिसमें बायोमेट्रिक सेंसर है, जिसमें हम थंब इंप्रेशन वगैरह लगाते हैं, ये सारे इनपुट करते हैं, हमारे डेटा को अंदर लेते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका, मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को क्या कहा जाता है? फजी लॉजिक, वॉइस टू टेक्स्ट, ऑटो लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क। तो नाम से यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो न्यूरल नेटवर्क की बात करिए। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि मानव मस्तिष्क की कॉपी न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका पर आधारित, मतलब उसके बेस्ड पे कोई भी चीज यदि बनाई गई है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, तो वो क्या रहता है, न्यूरल नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ऐसी तकनीक जो कंप्यूटर को बिना प्रोग्रामिंग के सीखने की क्षमता प्रदान करती है। यदि आपको पता हो तो कंप्यूटर में क्या रहता है कि कंप्यूटर में कुछ भी, कंप्यूटर यदि अपने आप से कोई डेटा प्रोसेस कर रहा है तो पहले से उसमें प्रोग्राम फिट किए हुए हैं, लेकिन बिना यदि प्रोग्रामिंग के सीखने की क्षमता है तो वो क्या कहलाती है, रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, फजी लॉजिक या मशीन लर्निंग। तो कंप्यूटर क्या है, एक टाइप की मशीन है और मशीन अपना खुद का लॉजिक लगा रही है और लॉजिक लगा के अगर यदि कुछ सीख रही है तो वो मशीन लर्निंग कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस प्रारूप में आईपी पते वितरित करता है, 16 बिट, 64 बिट, 128 बिट और 32 बिट। ठीक है, तो आईपी एड्रेस आपने देखे होंगे, इसमें भी लगभग मतलब सेम आंसर है इसका, क्योंकि इसमें 16 बिट के भी होते हैं आईपी एड्रेस और 32 बिट के भी होते हैं, तो इसके आंसर दोनों हो सकते हैं ए और डी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, किस संचार माध्यम को वो बोवेंड ट्रांसमिशन मीडिया के रूप में जाना जाता है। इसमें इंग्लिश में डायरेक्टेड मीडियम, इनडायरेक्टेड मीडियम, इंटरनेट माध्यम और वायरलेस माध्यम। तो इसका जो आंसर है वो निर्देशित माध्यम, डायरेक्टेड। किस संचार माध्यम को बोवेंड ट्रांसमिशन के रूप, मीडिया के रूप में जाना जाता है, डायरेक्टेड का नाम है, डायरेक्टेड मीडियम है, उसके द्वारा यदि हम किसी भी मैसेज को ट्रांसफर करते तो वो क्या कहलाता है, डायरेक्टेड माध्यम। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी चीज उपयोगकर्ता को नेटवर्क पर किसी अन्य कंप्यूटर या डिवाइस से दूर से कनेक्ट होने और संचार करने की अनुमति देती है। तो दूर की बात यदि करिए तो यहां से एक हमको वर्ड पकड़ना है। क्वेश्चन को सोल्व करने का सिस्टमेटिक तरीका ये है कि ऑप्शन तो आपको पता है कि डायरेक्ट यदि आपने रट लिया है तो टेलनेट, गोफर, ब्लूटूथ, इन सबका पता चल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड है। जैसे बोल रहे हैं कौन सी चीज उपयोगकर्ता को नेटवर्क पर, ठीक है, नेटवर्क पे काम करने की बात कर रहा हूं, किसी अन्य कंप्यूटर डिवाइस से दूर से कनेक्ट, तो कोई सा ऐसा नेटवर्क होगा जो दूर से कनेक्ट होता है, तो उसको दूर के लिए हम यूज करते हैं टेल, ठीक है, और नेटवर्क के लिए यूज करते हैं हम नेट। तो नेटवर्क के लिए तो आपको पता है कि नेट हो जाएगा, लेकिन टेल से आपको कैसे पता चलेगा कि आप ना टेल दूर के लिए यूज होता है। तो आपने टेलीफोन सुना होगा, टेलीफोन मतलब कि टेली मतलब दूर से फोन करना, तो टेलीफोन हो चुका है। ठीक है, फोन भी यदि आवाज के लिए यूज करते हैं कि दूर की आवाज सुनना, मतलब आवाज जो वर्ड है उस वर्ड के लिए हम फोन यूज करते हैं, फोनिक्स जैसे बोलते हैं। तो इसी तरह से ये वर्ड बना है टेलीफोन, तो टेलनेट बना है दूर के नेटवर्क से बात करना। ठीक है, ब्लूटूथ में आप पता है कि ये भी वायरलेस ही होता है, यूजर नेट तो कोई सेंस नहीं बनता इसका, इसका आंसर हो जाएगा टेलनेट। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट पे, स्लिप। कंप्यूटर की शब्दावली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें शब्दावलियों में स्लिप SLIP का पूर्ण रूप पूछा है, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सोलो लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सिंगल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल और सोनल लिंक इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर में सोनल नाम का तो कोई व्यक्ति का नाम है सोनल, या सोनल मानसिंह हम जैसे बोलते हैं, तो सोनल तो कोई सेंस नहीं बनता, तो डी तो आंसर नहीं आएगा। सीरियल, सोलो और सिंगल, सोलो का मतलब भी क्या होता है, सिंगल ही होता है। सोलो मतलब कि एक सिंगल पर्सन, तो उसके लिए सोलो यूज नहीं करते हम, टेक्नोलॉजी में सिंगल यूज करते हैं। तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है, बाकी सेम तो तीनों चीजें, लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें से जो कंप्यूटर की शब्दावली में सिंगल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, किसी और के प्रसिद्ध ब्रांड का इंटरनेट पता डोमेन आधिकारिक रूप से खरीदने और फिर से उसे संगठन को अधिक कीमत पर बेचने की गतिविधि को क्या कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को यदि हमने कोई का कॉपी कर लिया और उसको हम यदि ई कॉमर्स में बेच रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, साइबर बुलिंग, साइबर कार्मिंग, साइबर ट्रेडिंग, साइबर स्क्वाटिंग। तो इसका जो आंसर है वो है साइबर स्क्वाटिंग। साइबर बुलिंग क्या होता है, तो साइबर मतलब कि कंप्यूटर या सोशल मीडिया के द्वारा किसी की बुलिंग करना साइबर बुलिंग कहलाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पी और एन प्रकार के अर्धचालक से क्वेश्चन आते हैं। अर्धचालक मतलब कि सेमीकंडक्टर, किससे बने होते हैं सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर बने रहते हैं सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, आर्सेनिक से। ये सेमीकंडक्टर कंडक्शन मटेरियल से, इस चीज से सेमीकंडक्टर बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यदि सेमीकंडक्टर
बनाने में यूज किया जाता है तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। इसी सिलिकॉन से हम यदि बात याद रखेंगे तो सिलिकॉन वैली कहां पर है, तो सिलिकॉन वैली हम देखते हैं कि अमेरिका में है, तो इंडिया की सिलिकॉन वैली कहां है, बेंगलोर में बोल सकते हैं आप। जैसे साइलेंट वैली हम है ना उसमें पढ़ते हैं पर्यावरण गतिविधियों के लिए के जंगल के लिए, तो साइलेंट वैली केरला में है। और सिलिकॉन वैली मतलब सिलिकॉन से बने अर्धचालकों का यूज होता है टेक्नोलॉजी के डिवाइस बनाने में, जैसे कंप्यूटर बनाना, लैपटॉप बनाना, मोबाइल से। और यदि टेक्नोलॉजी सिटी बोलेंगे तो बेंगलोर है, तो इस टाइप से वो हो गई हमारे इंडिया की सिलिकॉन वैली। और ऐसे ही यदि बड़े स्तर पर विश्व स्तर पर बात करेंगे तो कहां पर हो जाती है, ये अमेरिका में हो जाती है। तो अर्धचालकों से बना एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग ट्रायोड वाल्व के स्थान पर बनाया किया जाता है। तो ये कौन है, ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, बैरेक्टर, डायोड, इंसुलेटर में से ट्रांजिस्टर है जिसका उपयोग ट्रायोड वाल्व की जगह यूज किया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल सेवा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, मोजिला थंडरबर्ड, जीएमएक्स और एक्स। तो इसकी यदि हम बात करेंगे तो ईमेल सेवा के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यूज करते हैं, जीएमएक्स का यूज करते हैं, मोजिला थंडरबर्ड का यूज करते हैं, लेकिन ये एक्स जो है इसका पहले नाम था ट्विटर। और ये क्या है, सोशल ब्लॉगिंग साइट है, ठीक है। तो ये सोशल ब्लॉगिंग साइट है ट्विटर, ये ईमेल के लिए यूज नहीं होती। यदि ट्विटर का अभी का नाम देखेंगे तो एक्स है, यदि इसका मालिकाना हक देखेंगे तो एलन मस्क के पास है, ठीक है। एलन मस्क देख सकते हैं कि ट्विटर के भी मालिक है, इसके साथ में एक टेस्ला करके कंपनी है उसके भी मालिक है। एक और जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो चलाया जाता है इनके द्वारा, और फॉल्कन, स्टारलिंक और फॉल्कन 9 रॉकेट की बात करते हैं, इसकी इनकी जो पहचान है वो इन्हीं से है कि फॉल्कन 9 रॉकेट जो अमेरिका का नासा है वो सबसे ज्यादा रीयूजेबल रॉकेट को यूज करता है, तो किसको यूज करता है, फॉल्कन 9 को करता है, स्टारलिंक। और इन्हीं की कंपनी है जो स्टारलिंक और टेस्ला हो गए, एलन मस्क ट्विटर के मालिक भी हो गए, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल में 3 चरण है। तो इसका जो सिस्को परिपक्वता मॉडल है इसके अंदर ई गवर्नेंस के कितने मॉडल होते हैं, कितने चरण होते हैं, ई गवर्नेंस के 3 चरण होते हैं। अलग अलग तरीके से थ्योरी दे रखी है, अलग अलग तरीके के मॉडल्स बनाए गए हैं। ई गवर्नेंस में देखा तो सेवा परिपक्वता मॉडल के कितने चरण है, तो 3। टीवी संचार के डायरेक्ट टू सेम डीटीएच तकनीक संचार उपग्रह के किस बैंड के ट्रांसपोर्टर के माध्यम से प्रसारित की जाती है, सी बैंड, एस बैंड, के यू बैंड, एल बैंड। तो ये होता है के यू बैंड पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा के यू बैंड, के यू बैंड। के यू बैंड पे हमारा जो डीटीएच रहता है वो वर्क करता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कोई मशीन मनुष्य की तरह सोच सकती है या नहीं, इसका परीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो जैसे हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर के बाद कुछ भी मशीनें बनाई, कंप्यूटर के बाद जैसे लैपटॉप बने, पॉमटॉप बने या फिर रोबोट्स बने, कुछ भी बने, इसके बाद वो पर्टिकुलर मशीन यदि इंसानों की तरह सोच पा रही है तो उसको टेस्ट करना, पहले डायरेक्ट हम मार्केट में नहीं उतारते हैं बेचने के लिए, उसको पहले टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने में पता चलता है कि ये मनुष्य की तरह सोच पा रही है, नहीं सोच पा रही। तो उस टेस्ट का नाम पूछा है कि टेस्ट का नाम क्या है, तो वो है एलन ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है। एलन ट्यूरिंग टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है एलन ट्यूरिंग टेस्ट। एआई टेस्ट नहीं होता, लॉजिक थ्योरिस्ट नहीं होता, परसेप्ट्रॉन नहीं होता, इसका होता है एलन ट्यूरिंग टेस्ट, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक माने जाते हैं वो होते हैं एलन ट्यूरिंग, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके बाद देखेंगे रोबोट में डिजिटल चुंबकीय कंपास का उपयोग किस सेंसर के लिए किया जाता है, डिजिटल चुंबकीय कंपास का उपयोग किस लिए किया जाता है। यदि रोबोट में हम देखते हैं इंसेप्टर होते हैं, अलग अलग तरह के इन्फ्लेंटर होते हैं। इसी तरीके से यदि हम देखेंगे तो नेविगेशन के लिए जो चीज यूज की जाती है वो
नेविगेशन के लिए तो भले ही आप रोबोट देखे या फिर सामान्य जनजीवन में भी देखे तो कंपास का यूज किसके लिए किया जाता है? नेविगेशन के लिए या दिशा सूचक यंत्र के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वेब, ठीक है 17 हो चुका है, इसका आंसर ए है। 18, निम्नलिखित में से कौन सा वेब प्याज रूटिंग तकनीक द्वारा उपयोग किया जाता है? Which of the following web can be used by onion routing technology? Onion routing technology, तो यदि onion routing technology में कैसे क्या बोलना चाह रहा है, तो ये है, एक तो रूट का नाम बोला, वेब प्याज रूटिंग तकनीक द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यदि हम डार्क वेब देखेंगे तो डार्क वेब में क्या होता है? लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, कोई सी इंफॉर्मेशन अंदर छुपी होती है इस टाइप से, ठीक है। तो ये है कि पहले इस लेयर को क्रैक करो आप, उसके बाद इस लेयर को क्रैक करो, इस लेयर को। तो इसी टाइप से जो प्याज का शेप रहता है वो भी इसी तरीके से रहता है कि उसकी एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर निकलती जाती है। इसीलिए टेक्नोलॉजी में उसको क्या बोलते हैं? वेब ओनियन रूटिंग टेक्निक। तो इसका आंसर हो जाएगा डार्क वेब। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस जिले में से प्रसिद्ध ई गवर्नेंस सेवा ज्ञानदूत शुरू की गई? पहली बार तो ज्ञानदूत कहां से शुरू हुई है? मध्य प्रदेश से। और कौन से जिले से? तो मध्य प्रदेश के धार से। यदि धार इसका यदि पूछेंगे क्यों फेमस है ये, तो धार मांडू के लिए फेमस है। मांडू में ऐसा क्या है? तो मांडू में है रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल और बाज बहादुर जो राजा थे यहाँ के, उनकी प्रेम कहानियों का वर्णन हम यदि देख सकते हैं तो मांडू में देख सकते हैं। मांडू धार में आता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा यदि एमपीपीएससी की एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे हम बोलते हैं गोटमार मेला, ठीक है, गोटमार मेला। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कंप्यूटर में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बताता जा रहा हूँ कि स्टैटिक जीके में कभी भी पूछ सकते हैं आप, क्योंकि सभी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव के हिसाब से हम देख रहे हैं क्वेश्चंस को। प्रोसेसर के साथ संचार करना किसका मुख्य कार्य है? प्रोसेसर के साथ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट करना किसका मुख्य कार्य है? मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर चिप या मॉनिटर? इसमें से जो मेमोरी यूनिट है उसी का मुख्य काम क्या रहता है? आपका संचार या कम्युनिकेट करना किसके साथ? प्रोसेसर के साथ। कंट्रोल यूनिट में क्या रहता है? कंट्रोल यूनिट में कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, नेटवर्क डिवाइस को आवंटित विशिष्ट पहचान संख्या क्या है? नेटवर्क डिवाइस को आवंटित विशिष्ट जो डिवाइस संख्या हम बोलते हैं तो किसके द्वारा दी जाती है? तो वो होता है मैक पता। मैक पता क्या होता है? जैसे एमएससी, इसके द्वारा क्या होता है? डिवाइस का हमको पहचानना तो पड़ेगा ना कि कोई सा यदि एक डिवाइस की 100 कॉपी बिक चुकी है या किसी कंप्यूटर की 100 कॉपी बिक चुकी है, तो उस कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर का क्या एड्रेस है, क्या नाम है, तो उसको कहते हैं मैक पता। प्रोटोकॉल आईपी एड्रेस हमने पढ़ लिया, ये तो इंटरनेट की सोर्स जानने के लिए हम करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है उसका। इसके बाद देखेंगे 22, कंप्यूटर वायवी डेटा और विशेष प्रतीकों का इनपुट किसके द्वारा प्राप्त करता है? तो यदि वो इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, तो यदि आपको पता होगा इन चारों में से इनपुट डिवाइस क्या है, तो उसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं कि माउस भी इनपुट डिवाइस ही है। पेन ड्राइव आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है, क्योंकि इसमें ये फ्लैश ड्राइव की मतलब कुछ डाटा डाल भी सकते हो, उसमें से डेटा ले भी सकते हैं। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर ओनली इनपुट डिवाइस है, ओनली आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाली चीजें रहेगी कि स्क्रीन टच यदि मॉनिटर है तो वो किस टाइप का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो क्लेरिफिकेशन है आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो स्क्रीन टच कोई सा मॉनिटर है तो वो आउटपुट डिवाइस होगा या इनपुट डिवाइस होगा। इसका जो आंसर है कंप्यूटर वायवी डेटा और विशेष प्रतीकों का है वो। बाय whom does the computer receive the input of numeric data and special symbols? तो सिंबल्स वगैरह तो हम कीबोर्ड के द्वारा ही प्रेस करके लगा सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, क्योंकि माउस तो सिर्फ पॉइंटर डिवाइस है। पॉइंटर मतलब कि पॉइंट चला सकते हैं, उसमें से कुछ एंटर नहीं कर सकते, लेकिन वो रहता जरूर है इनपुट डिवाइस ही। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, VoIP का पूरा नाम क्या है? जब हमने स्लिप पढ़ा था सिंगल लेयर
इंटरनेट सिंगल लेयर इंटरनेशनल पैनल, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था इसके पहले। इसी तरीके से VoIP, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो कहाँ है वॉइस, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये हो सकता है और ये हो सकता है। वॉइस ओवर इंटरनेट, इंटरनेशनल आ गया तो ये गलत हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। यदि साइबर क्राइम की बात करें तो हजारों साइबर क्राइम्स है, जैसे साइबर बुलिंग हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, फ्रॉड्स हो गए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसमें कौन सा खतरा नहीं है, वायरस है, साइबर खतरा है, कैप्चा, ट्रोजन हॉर्स, सेवाओं का निषेध, डिनाइल ऑफ सर्विस बोलते हैं हम सेवाओं के निषेध को, सेवाओं के निषेध को हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस, DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस। तो ये भी साइबर खतरा है, ये भी साइबर खतरा है। वायरस आ गया अपने कंप्यूटर में, तो ट्रोजन हॉर्स जो रहता है वो भी एक तरीके का साइबर खतरा ही रहता है। और कैप्चा जो रहता है वो साइबर खतरा नहीं रहता है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कोई व्यक्ति यदि कंप्यूटर चला रहा है तो वो कंप्यूटर ही है या रोबोट है, तो उसको जो हम देखते हैं कैप्चा, उसके लिए फिल करवाया जाता है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स ऐतिहासिक कहानी है, जैसे कि इतिहास में क्या होता था आज से पुराने समय पे, पहले युद्ध लड़े जाते थे, तो उसमें एक सेना दूसरी सेना के साथ युद्ध लड़के, और कुछ बार ऐसा हो जाता है कि जो कमजोर सेना है वो कमजोर सेना किले में छुप जाती थी। अब किले में छुप गए, बाहर की जो ताकतवर सेना है किले में प्रवेश नहीं करवा रही है, तो उसमें क्या करती है, जो ताकतवर सेना है वो एक टाइप का जो घोड़े का मुकुटा रहता था, तो घोड़ा देखते हैं घोड़ा कितना बड़ा है, तो घोड़े का मुकुटे के अंदर 4 सैनिक जाके अंदर प्रवेश करते थे किसी भी टाइप से, और वो अंदर जाके फिर वो घोड़े का मुखौटा हटा के फिर आक्रमण करते थे। तो उस टाइप की जो आप चाहिए ऐतिहासिक सीरियल से या ऐतिहासिक नाटक में आपने देखी होगी, तो उसी को जो हॉर्स रहता है तो वो क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स। वही टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि बाहर से कुछ ऐसी चीज पता है आ गई हमारे कंप्यूटर में, वो वायरस लेकर आई है, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा, और जैसे कंप्यूटर में हमारे कंप्यूटर में एंटर करी और उसके बाद जैसे वो एक्टिव हुई, तो उसके बाद फिर वो अपने जो कंप्यूटर का जो डेटा वगैरह वो लीक कर सकता है, डेटा को फ्रेश कर सकता है। तो इसका ट्रोजन हॉर्स का कॉन्सेप्ट आपने देख लिया होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किसमें मापी जाती है, रिफ्रेश दर, हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज। तो इसमें जो रिफ्रेश रेट मापी जाती है वो होती है हर्ट्ज में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT के माध्यम से सरकार को स्मार्ट बनाने की अवधारणा किसने दी, सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, पॉल एप्पल बी आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम देखेंगे कि ICT मतलब कंप्यूटर के द्वारा या टेक्नोलॉजी के द्वारा ई गवर्नेंस का मतलब सेवाओं को प्रदान करना जनता तक, तो उसको हम क्या कहते हैं, ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस के लिए यदि किसी ने पहल करी थी तो सबसे पहले सेकेंड प्रशासनिक आयोग ने करी थी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि कंप्यूटर जितने भी सरकारी दफ्तर है उसके द्वारा जितनी भी सेवाएं दी जाती है, यदि जैसे हम है ना BPL कार्ड बनवाने गए या फिर लोक सेवा आयोग केंद्र पे हमने कुछ आय प्रमाण पत्र बनवाना है या फिर EWS सर्टिफिकेट बनवाना है, EWS सर्टिफिकेट हो गया, या फिर इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये सारे काम तो ऑनलाइन भी हो सकते हैं। तो एप्लीकेशन आप दे दो ऑनलाइन और उसमें आपको मैसेज पता चल जाता है, तो ये कहलाता है गवर्नेंस। और इसके सबसे पहले यदि सिफारिश की थी तो दूसरा प्रशासनिक आयोग ने की थी, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, PRIA सॉफ्ट पंचायत राज्य संस्थाओं से संबंधित है। तो ये सॉफ्ट इज रिलेटेड टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। तो इसमें पूछा क्या है, ये मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसका आंसर क्या है, ये आंसर नहीं दे सकते। PRIA सॉफ्ट पंचायत राज्य संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है। तो इसको स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलेंगे, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान NISG की स्थापना कहां की गई। तो यदि स्मार्ट सिटी की बात करें, स्मार्ट गवर्नमेंट, यदि गवर्नेंस के लिए एक इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ती है कि स्मार्ट गवर्नेंस करना है, तो उसकी स्थापना कहां की गई, तो वो हैदराबाद में की गई है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक परिपक्वता मॉडल के चरण क्रमशः क्या है।
What are the stage of the World Bank maturity model respectively? संचरण, वार्तालाप, लेन देन, लेन देन, संचरण, वार्तालाप, वार्तालाप, संचरण, लेन देन। ठीक है, तो यदि कोई भी मतलब कि मेच्योरिटी मतलब कि सिंपल से कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमको विश्व बैंक की बात कर रहा है, विश्व बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो लोन प्रोवाइड यदि किसी व्यक्ति को चाहिए तो सबसे पहले क्या करेगा, संचरण करेगा, जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, वार्तालाप करेगा, बातचीत करेगा, उसके बाद यदि बातचीत यदि सफल हुई, मीटिंग यदि सफल हुई तो लेन देन करेगा। तो इसका जो मॉडल का चरण क्या है, संचरण, वार्तालाप और लेन देन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन, कन्वर्जेशन और ट्रांजेक्शन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे बग फिक्स कहा जाता है? पेच, कैप्चा, फायरवॉल, एंटीवायरस। तो यदि हम पेचिंग करते हैं तो उससे क्या बग फिक्स बोलते हैं हम टेक्नोलॉजी की भाषा में। कैप्चा क्यों होता है? कैप्चा हमारा यूजर के द्वारा फिल किया जाता है, यूजर की आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए कि मैं यदि कंप्यूटर से कुछ एक्सेस कर रहा हूं तो मैं व्यक्ति हूं, रोबोट नहीं। उसको वेरीफाई करने के लिए कैप्चा होता है। फायरवॉल क्या होती है? वायरस कंप्यूटर में ना घुसे, इसके लिए फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों का यूज किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31, यह साइबर अपराध पर पहली अंतरराष्ट्रीय संधि है। ऐसी कौन सी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है जो साइबर अपराध के लिए आए? तो बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन को हम साइबर अपराध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में जानते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, साइबर किल चेन एक साइबर सुरक्षा मॉडल है जो साइबर हमलों का पता लगाता है, इसके किस लिए विकसित किया गया है? लॉकहीड मार्टिन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। तो ये चारों कंपनी में से लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है, इसके द्वारा ये साइबर किल चेन साइबर सुरक्षा मॉडल परिपक्व किया गया है या फिर बनाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन। IBM क्या है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी है, एक तरह की मतलब USA की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट और ये चारों USA की कंपनी है। इसके बाद देखेंगे सर्टेन का पूरा नाम क्या है? सर्टेन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो इंडियन तो पहले आ रहा है, यदि इंडिया का नाम तो बाद में आ रहा है सर्ट के बाद में, तो इंडियन तो यहां से होगा नहीं, होगा इन दोनों में से। अब कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम तो इसका फुल फॉर्म हो गया सर्टेन का, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। लेकिन ऑफ इंडिया मतलब ये जो डैश लगा इसका मतलब ऑफ है, और ये इन का मतलब होता है इंडिया। तो इंडिया इससे हो गया इसका सर्टेन का फुल फॉर्म कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ये तो ऑप्शन गलत हो गया इसका। सोलर विंड्स क्या है? साइबर अटैक है, फायरवॉल है, एंटीवायरस है, या इनमें से कोई नहीं? तो सोलर विंड्स क्या है? एक तरीके का साइबर अटैक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कंप्यूटर के उस समूह को क्या कहते हैं जिसे साइबर अपराधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिससे माध्यम से मेलवेयर फैलता है? बॉटनेट। इसे कहते हैं बॉटनेट। कंप्यूटर के उस समूह को क्या कहते हैं जिसे साइबर अपराधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है? साइबर अपराध करने वाला कोई भी यदि मानसिकता वाला कोई व्यक्ति है तो वो मेलवेयर फैलाता है। मेलवेयर मतलब एक वायरस, एक तरीके का वायरस फैलाता, तो वो बोट्स के द्वारा, जैसे हम टेलीग्राम पे देखते हैं अलग अलग तरीके की बोट्स रहती है जिसमें हम कुछ भी क्वेश्चन पूछते तो उसका आंसर दे देती है। एक तरीके की बोट्स ऐसी रहती है जो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का काम करती है, और कुछ बोट्स ऐसी रहती है जो सिर्फ वायरस फैलाने का काम करती है। और यदि हम उस पर क्लिक कर देते तो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में वायरस इंटर कर जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेलवेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो मेलवेयर को दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, दुर्भावनापूर्ण सिस्टम, दुर्भावनापूर्ण सेवा और दुर्भावनापूर्ण सर्वर। देखो मेलवेयर, इसको सिस्टमेटिक लिखता हूं मैं, मॉलवेयर। इसमें से जो मॉल है इसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाता है मेलिशियस। मेलिशियस और
वेयर मतलब हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर है ना, तो उसमें सॉफ्टवेयर में से वेयर और इसमें मेलिशियस में से मेल, ये बना रहता है मेल वेयर। ठीक है, तो कोई भी यदि दुर्भावनापूर्ण, उसका मेलिशियस का हिंदी में मतलब क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण, और सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है तो यहां से क्या हो जाएगा, दुर्भावनापूर्ण। ये तो इसके पहले के जितने भी सभी में दुर्भावनापूर्ण है, लेकिन वेयर से हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, तो इसका सिस्टम कहीं से कहीं नहीं होगा, सेवा नहीं होगा, सर्वर नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने कंप्यूटर में या किसी डिवाइस में उसको हैक करने या फिर उसको उसके डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है बार्ड किस कंपनी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित चैटबॉट सेवा है। तो देखो 2023-24 जो ईयर है वो क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और आने वाले टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम आने वाली है ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारे कंपनियों ने अपने अपने चैटबॉट लॉन्च किए। चैटबॉट में देखेंगे तो यदि गूगल का है, तो गूगल का तो हम बात कर लेते हैं बार्ड। ये जब लॉन्च हुआ था, जब इसको बार्ड कहते थे, आज इसका नाम क्या है, जेमिनाई। ठीक है, जेमिनाई। माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट का हम देखते हैं कोपायलट या कोपिलाइट, ऐसा हम बात कर सकते हैं, कोपिलोट। ओपन एआई कंपनी है, इसका सबसे फेमस चैटबॉट है वो है चैट जीपीटी। तो इतने सारे सबसे इंपॉर्टेंट चैट जीपीटी, कोपायलट और जेमिनाई हो चुका है, जिसका जेमिनाई का पहले फुल फॉर्म मतलब पहले नाम क्या था, बार्ड। तो ये तो गूगल का हो गया। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर ये देना है कि चैट जीपीटी में जो जीपीटी है उसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो यदि आप सिस्टमेटिक तैयारी कर रहे हैं या यहाँ तक क्वेश्चंस को देख रहे हैं, तो इसमें आप इसका आंसर जरूर देना कि चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम्स में जब से चैट जीपीटी अपने न्यूज में, समाचारों में रहने लगा, जब से ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो जीपीटी का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, जैक डोर्सी, एलन मस्क, केविन एस्टन, एलन ट्यूटिंग, केविन एस्टन। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका यूज सबसे पहले किसने किया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स केविन एस्टन ने। एलन मस्क के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कौन थे, जेक डोर्सी ट्विटर के संस्थापकों में से एक है। इसके बाद देखेंगे 39, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है नीति आयोग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की थी, कि भारत में एक राष्ट्रीय नीति होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी। तो इसकी बात सबसे शुरू में नीति आयोग ने 2018 में की थी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, सुवास और सुपेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए जा रहे एआई अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस हैं। तो भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और मध्य प्रदेश सरकार। जब सरकारें ही पीछे नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए, तो सर्वोच्च न्यायालय कहां पीछे रहने वाला है। तो इसका जो आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट एआई के एप्लीकेशन निकाल कर आया है, सुवस और सुपेश। सुप्रीम कोर्ट एसओ जो है यूज उसके लिए करते हैं, इसमें एसयू सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, तेलंगाना सरकार ने किस वर्ष को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए ज्यादा मतलब का नहीं है, क्योंकि हर सरकार अपने अपने ईयर यदि घोषित करेगी तो हम कितने ईयर याद कर सकते हैं। फिर भी ये याद रख लीजिए कि तेलंगाना सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे घोषित किया था। हार्वर्ड का डीप ब्लू और गूगल का अल्फागो कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो गूगल का हमने बार्ड देख लिया, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट देख लिया, ओपन एआई का हमने चैट जीपीटी देख लिया, तो वो तो हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। लेकिन यदि हम देखते हैं कि हार्वर्ड एक जो है डीप ब्लू और गूगल का अल्फागो प्रोग्राम जो चलाया गया है, तो वो किसके लिए है, तो वो है पूर्ण प्रतिक्रियाशील, फुल रिएक्टिव टेक्नोलॉजी से रिलेटेड।
फुल रिएक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब जैसे रियल टाइम में सारे वर्क करके दे रही है, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज हो जाती है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड लिस्प प्रोसेसिंग। लिस्प प्रोसेसिंग जो नाम का भाषा है वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? एलन नेवेल, जेम्फी हिडन, जॉन मकार्थी और एलन ट्यूरिंग। तो एलन ट्यूरिंग को तो हम पढ़ते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, लेकिन भाषाओं के लिए जॉन मैकार्थी को हम पढ़ते हैं लिस्प प्रोसेसिंग भाषा के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित मानव रोबोट जो मनुष्य के साथ स्मार्ट तरीकों से बातचीत करने में सक्षम है, तो वो कौन है? मानव, मित्रा, बारिकुट और एप्सॉन। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है मित्रा, ये भारत का पहला स्वदेशी रूप से मानव रोबोट है। यदि आपने देखा होगा कि रेलवे की वेबसाइट पे जाता है IRCTC की, तो हमारी हेल्प करने के लिए वहां पर एक चैटबॉट रहता है, उसका नाम रहता है आस्क दिशा, ठीक है। तो इसी टाइप से एक मित्रा है जो भारत का पहला स्वदेशी रोबोट था, निर्मित मानव रोबोट जो मनुष्य से बात करने में सक्षम है। इसके बाद देखेंगे द वर्ल्ड्स फर्स्ट हिंदी स्पीकिंग रोबोट, भारत का सबसे पहला हिंदी में बात करने वाला रोबोट कौन सा? तो वो है रश्मि, ठीक है, हिंदी में बात करने वाला रोबोट है रश्मि। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, दो प्रकार के अर्धचालकों में कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती है? बोरोन और फास्फोरस, सिलिकॉन और फास्फोरस, कॉपर और सिलिकॉन और लिथियम। तो यदि अर्धचालक बनाए जा रहे हैं तो उसके अंदर जो सिलिकॉन बनाए जाते हैं, इसके साथ साथ फॉस्फेट भी डाला जाता है, अशुद्धियां मिलाई जाती है, जिससे अर्धचालक चालक का रूप न धारण कर ले। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 47, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2007, 2009, 2011, 2015। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2011 में, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया 2011 में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 48, व्हाट इज द टेक्स्ट डिस्प्ले ऑन द वेब पेज व्हिच इज लिंक्ड टू अदर वेब पेज कॉल्ड बोल्ड टेक्स्ट, सोर्स टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट और मार्कअप लैंग्वेज। यदि आप किसी भी गूगल पे किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, गूगल नहीं सर्च इंजन में किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे, क्योंकि गूगल क्या एक मात्र गूगल ही इंटरनेट नहीं चलाता, गूगल एक सर्च इंजन है। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट का बिंग एक सर्च इंजन है, मोजिला फायरवर्क्स का नाम आपने सुना होगा, वो भी एक सर्च इंजन है, याहू का नाम आपने सुना होगा, वो भी एक सर्च इंजन है। तो इसी तरीके से किसी सर्च इंजन पर जाके हमने किसी वेबसाइट को खोजा और वेबसाइट पर मुझे बहुत सारी वेबसाइट आ गई, उस लिंक पे क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करने के बाद हम जब उस चीजों को पढ़ रहे हैं, जैसे किसी स्टोरी को आप पढ़ रहे हैं, किसी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक लिंक यदि वापस से दे रखी है, तो उसी लिंक के बारे में पूछा कि जो बोल्ड लिंक रहती है, जैसे नॉर्मली तो ब्लू कलर की दिखती है, तो उसी लिंक को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक से बनता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हाइपर टेक्स्ट रहता है जो हमको दूसरी वेबसाइट पे जंप करने को अलाउ करता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, भारत संचार निगम लिमिटेड की ब्रॉडबैंड सेवा का नाम क्या है? नई सोच, डेटा वन, यूनिक डेटा और यूनिवर्सल डेटा। तो भारत संचार निगम लिमिटेड क्या है? BSNL, ठीक है, BSNL की जो ये सेवा है ब्रॉडबैंड सर्विस, उसको हम जानते हैं डेटा वन के नाम से, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45, क्वेश्चन नंबर 50, हु इज द करंट CEO ऑफ यूट्यूब? यूट्यूब के प्रेजेंट CEO कौन है? जावेद करीम, नील मोहन, राम दुराई और माइक क्राइगर। तो इसका जो आंसर है वो है नील मोहन, भारतवंशी नील मोहन है जो यूट्यूब के CEO है। एलोफिश इज द टाइप ऑफ, एलोफिश एक प्रकार का क्या है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, हैशिंग एल्गोरिदम, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम और असिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो ये क्या है? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। किसी भी डेटा में या फिर किसी भी हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट में या फिर ये डेटा फाइल में, किसी भी डेटा फाइल को हमें यदि हम सिक्योर करना रहता है तो हम उसको बोलते हैं इंक्रिप्टेड करना। और किसी ब्लोफिश एल्गोरिदम मतलब एक तरह की मछली है ये, वो उसकी जैसी जीवन प्रजाति है,
या वो जब समुद्र में जाती है वो छुप जाती है, तो उस टाइप का सोच के किसी ने इमेजिन किया कि इस टाइप का भी एल्गोरिदम हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। और उसको किससे बेस पे देख सकते हैं कि किससे वो इमेजिनेशन करके लाई गई है या फिर एडोप्टेड है, तो वो एलोई फिश से बोल सकते। तो एलोई फिश क्या है, एक प्रकार का सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। इसके बाद देखेंगे द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएमएल। तो फुल फॉर्म हमारी कंप्यूटर की शब्दावली में बहुत सारे फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जिसमें से एक्सएमएल हो गया, जैसे एक्सएमएल के अलावा एक पीडीएफ हो गया जो आप डेली यूज करते हैं। तो पीडीएफ का क्या हो जाता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक्सएमएल का क्या हो जाता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर। ये .doc होता है, इसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 52 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। ICANN का पूरा नाम क्या है? ICANN का पूरा नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट कमांड ऑफ नेम एंड नंबर। इंटरनेट कमांड ऑफ नेम एंड नंबर, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर। कमांड ऑफ नेम्स एंड नंबर नहीं होगा, इंटरनेट के लिए नाम और नंबर को कोई असाइन करता है तो वो होता है कॉर्पोरेट, मतलब कोई कॉर्पोरेशन कर रहा है तो उसका ही फुल फॉर्म है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नंबर एंड नेम्स एंड नंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। विच स्टेट लॉन्च द रोबोट भारती? भारतीय रोबोट को किसने लॉन्च किया? तो भारत का कौन सा राज्य है जिसने भारतीय रोबोट लॉन्च किया? तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55। असीमो रोबोट में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो जेडएमपी तकनीक, एएमपी तकनीक, जेडएमवी तकनीक और आरएलवी तकनीक। तो इसका आंसर हो जाएगा जेडएमपी तकनीक। असीमो रोबोट में किसका यूज किया जाता है? जेडएमपी तकनीक का। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। किसी प्रोग्राम में गलतियों को पकड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यदि कंप्यूटर पूरा वर्क किसके बेस पे करता है? प्रोग्रामिंग के बेस पे। कोई प्रोग्रामिंग में यदि कुछ फॉल्ट आया, एरर आ गया, तो उससे हम कहते हैं बग। और बग मतलब कि कोई सा एरर आ गया, प्रोग्राम में क्या आ गया, एरर आ गया, उसको दूर करना क्या कहलाएगा? डीबगिंग। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीबग। डीबगिंग बोलते हैं इस प्रक्रिया को, तो प्रोसेस का नाम है डीबग, या वैसे भी बोल सकते हैं डीबग या डीबगिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहते हैं? तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस बोलते हैं माउस को। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस को यदि हम चलाते हैं तो उस स्क्रीन पे एक कर्सर टाइप दिखता है, तो वही पॉइंट है और ये वही ड्रॉ करता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि मेघराज क्या है? मेघराज क्या है? एआई क्लाउड, जीआई क्लाउड, आईटी क्लाउड या एमआई क्लाउड? तो मेघराज यदि हम बात करेंगे तो क्लाउड सर्विस क्या होती है सबसे पहले समझ लेते हैं। दो तरीके की डेटा स्टोर करने की तकनीक होती है, या तो आप हार्ड ड्राइव में सेव कर लो या रैम में सेव कर, मतलब जो मोबाइल में हम मोबाइल से समझते हैं। मोबाइल में क्या होता है, दो तरीके की ड्राइव होती है, स्टोरेज होती है। एक तो होती है परमानेंट स्टोरेज, जिसके अंदर हम यदि फोटो क्लिक करें तो मोबाइल में सेव हो जाते हैं। एक सर्विस होती है क्लाउड सर्विस, जैसे हम WPS में जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट हमने WPS क्लाउड में डाल दिए, तो वो क्या हमारे जो फोन का स्टोरेज है वो नहीं रहती, हम फोन में से डिलीट भी कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक सेव हुए क्लाउड पे। तो जो डेटा को स्टोर करने की दो तकनीक है, या तो डिवाइस में स्टोर कर लो या फिर क्लाउड पे। क्लाउड क्या होता है? कंपनी का अपना क्लाउड सर्विस रहती है जो कंप्यूटर कोई भी कंपनी प्रोवाइड करती है। वो कंपनी क्या करती है कि पूरा जो डेटा है वो अपने सर्वर पे स्टोर करके रखती है, या फिर क्लाउड सर्विस उन्होंने बहुत बड़े स्टोर बना रखे हैं वहां पे से, तो जिससे हमारा क्या स्टोरेज, जो हमारे डिवाइस है उसका स्टोरेज खत्म नहीं होता या कम नहीं होता। तो जो ये मेघराज है वो भी इंडिया का एक जीआई क्लाउड सर्विस है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा जीआई क्लाउड। क्या है मेघराज? जीआई क्लाउड सर्विस। HTML की बात कर रहे हैं कि HTML का आविष्कार किसने किया था? तो HTML का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। लेकिन HTML का फुल फॉर्म देखेंगे तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है क्या है?
व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट? भारत नेट परियोजना का पहले नाम क्या था? आज तो भारत नेट प्रोजेक्ट है, लेकिन पहले नाम क्या था जब इसको स्टार्ट किया था? तो इसका उस टाइम पे नाम था OFC नेटवर्क। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट काइंड ऑफ रोबोट इज व्योममित्र रोबोट? व्योममित्र रोबोट किस तरह का रोबोट है? प्री प्रोग्राम्ड रोबोट, ह्यूमनॉइड रोबोट, टेलीपोर्टेड रोबोट, ऑगमेंटिंग रोबोट। तो रोबोट से भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। टेलीपोर्टेड मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, होते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट जो इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। तो ह्यूमनॉइड रोबोट है व्योममित्र। किसके द्वारा बनाया गया है व्योममित्र? तो ये बनाया गया है इसरो के द्वारा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62, हु आर दोज हैकर्स हु डू बोथ लीगल एंड अलीगल वर्क? वे हैकर कौन है जो वैध और अवैध दोनों का काम करते हैं? तो हैकर क्या होता है कि हैकर क्या करता है कि कंप्यूटर डिवाइस को हैक कर लेता है या किसी डिवाइस को हैक कर लेता है। उसके बाद उसको किसी भी डेटा में परिवर्तन कर सकता है, उस डेटा को मिटा सकता है, उस डेटा को ट्रांसफर कर सकता है। यदि कोई ये सारी चीजें लीगल तरीके से कर रहा है, क्योंकि सरकार भी बहुत बार हैकर का यूज करती है किसी भी डेटा को ट्रांसफर या डाटा ट्रांसफर के लिए तो नहीं, लेकिन किसी डेटा को डिलीट करने या किसी के लिए, तो उसको बोलते हैं हम व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट टोपी वाला, हेट मतलब टोपी, तो व्हाइट हैट हैकर मतलब वो लीगल वर्क कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अलीगल तरीके से किसी भी बिना परमिशन के किसी भी कंप्यूटर पे से कुछ भी डेटा के साथ छेड़खानी कर रहा है तो वो होता है ब्लैक हैट हैकर। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दोनों काम करता है, ब्लैक एंड दोनों काम करता है, लीगल और अलीगल दोनों, तो उसको हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ग्रे हैट हैकर। When was the World Wide Web invented? WWW का आविष्कार कब हुआ था? 1985, 1987, 1989, 1999। तो इसका जो आंसर है 1989 में WWW का आविष्कार हुआ था। What is the full form of NEGP? नेशनल इसका फुल फॉर्म पूछा है NEGP का, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान, नेशनल ई गवर्नमेंट नॉन ई गवर्नमेंट प्लान। तो नॉन ई गवर्नमेंट प्लान तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है वो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान नहीं, गवर्नेंस का प्लान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नेंस प्लान। व्हाट इज ए सक्षम ऐप रिलेटेड टू? सक्षम ऐप जो है वो किस फील्ड से रिलेटेड है? बाई शिक्षा से, मतदान से, हेल्थ से या सड़क निर्माण से? तो ये जो वोटिंग है, वोटिंग के लिए सक्षम बनाना है, इस ट्रिक से याद रखना है कि इस वोटिंग के लिए सक्षम बनाना, तो वो सक्षम ऐप किसके लिए हो जाएगा? वोटिंग से। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ AES? AES का फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिव इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम, एडवांस्ड एमिशन स्टैंडर्ड। इसका जो आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। यदि किसी भी डेटा को सुरक्षित करना है तो इंक्रिप्ट कर दो उसको, तो वो एडवांस लेवल पे यदि कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा AES। सब कंप्यूटर की शब्दावलियां हैं, उससे फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछते हैं। ये क्वेश्चन अभी फुल नहीं है इसलिए इसको स्किप करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलेंगे। फ्राइडे द 13th क्या है? शुक्रवार 13वां नहीं है, तो उसको भी हिंदी में ये बोल देंगे फ्राइडे द 13th। ये क्या है? बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फाइल वायरस या मल्टी वायरस? तो पहली बार तो फ्राइडे द 13th नाम से आपको पता होना चाहिए कि क्या है कि एक वायरस है, और कौन सा वायरस? तो ये फाइल वायरस है। क्वेश्चन नंबर 69, द फुल फॉर्म ऑफ ताम्र इज क्या? मतलब कि ताम्र का फुल फॉर्म पूछा है। ट्रांसपेरेंसी, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन, रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिकॉल ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी ऑडिट एंड मैनेजमेंट एंड रिकॉल, टेलीकम्युनिकेशन, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिकॉल। ताम्र से आपको क्या याद आ रहा है? तो ताम्र से हमको एक चीज याद आ रही है कि इसका फुल फॉर्म पूछा है, वो नहीं। ताम्र से हमको ये चीज याद आ रही है कि तांबे को हम बोलते हैं ताम्र। तांबा क्या होता है? एक धातु होता है। धातु मतलब क्या है कि एक नेचुरल रिसोर्स है।
तो उसी से याद रख सकते हैं कि आप इसमें जिसमें रिसोर्स आ रहा है वो इसका आंसर होगा। तो ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग, मतलब कि भारत में खनिजों के लिए जो बोली लगाई जाती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। उसके जिसके द्वारा लगाई जाती है वो उस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है वो है ताम्र। तो उसका फुल फॉर्म है ट्रांसपेरेंसी ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑगमेंटेशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। द वर्क ऑफ विच स्टार्टअप ऑफ इंडिया इज टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। भारत के किस स्टार्टअप का काम बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है? एक्टिव एआई, आर्य एआई, मार्क एआई और सिंग ट्यूब। तो इसमें से जो एक्टिव एआई है उसका काम है बैंकिंग सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करना। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पेंटिनियम चिप? इसमें से पेंटिनियम चिप का जनक पूछा है कि कौन है? तो पेंटिनियम चिप का जनक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट नोमी, ऑप्शन नंबर बी विनोद धाम, नारायण मूर्ति और सत्या नडेला। सत्या नडेला तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ रह चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा विनोद धाम। पेंटिनियम चिप का जनक माना जाता है इन्हें। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीमीडिया एजुकेशन? मल्टीमीडिया एजुकेशन किसे कहते हैं? तो आईसीटी एजुकेशन, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन और आईसीटी नन ऑफ दिस। आईसीटी एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसको इनेबल्ड कर दिया यदि एजुकेशन में तो मल्टीमीडिया एजुकेशन कहलाती है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 73। फील्ड इन ए डेटाबेस इज डेटाबेस में फील्ड क्या है? लेबल, टेबल ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यदि कोई डेटाबेस है, डेटाबेस मतलब कि जैसे हमने कुछ भी चीज लिखी ए बी सी डी, इसको हमने किसी फाइल में बनाया तो ये तो हो जाएगी फाइल। ठीक है, ऐसी बहुत सारी हमने यदि फाइल बना दी थी तो वो हो जाएगा आपका फील्ड। और ये फील्ड किसी में रख दिया हमने तो ये वो कहला जाएगी। जैसे ये कल्पाक्ष की फाइल है तो कल्पाक्ष की फील्ड है ये। इसी तरीके से किसी और अदर की हो जाएगी। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये डेटाबेस है, उसमें बहुत सारे क्लाइंट्स के फील्ड बनाकर उनके डेटा रखे हुए हैं। तो उसमें हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो क्योंकि हमारे रिकॉर्ड से रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74। व्हेन वाज प्रसार भारती फॉर्म्ड? प्रसार भारती का गठन कब हुआ? 11 नवंबर 1996, 5 अक्टूबर 1998, 23 नवंबर 1997 और 4 जुलाई 1995। तो इसका जो आंसर है वो है 23 नवंबर 1997। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। विच गेट इज यूज्ड विथ एंड टू मेक नेम्ड गेट? यदि एंड को नेम्ड गेट बनाना है तो क्या कौन सा गेट जोड़ा जाएगा इसमें? इसमें जोड़ा जाएगा नोट गेट। ठीक है, तो नोट गेट जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नोट गेट प्लस एंड गेट इज इक्वल टू नेम्ड गेट। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। वाहक तरंग का आयाम सूचना तरंग के आयाम के आधार पर किसने परिवर्तित होता है? द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेटिव वेव। तो इसका चेंज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन हम यदि पढ़ते हैं तो 3 तरीके के मॉड्यूलेशन होते हैं, फेज मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें से जो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज डिपेंडिंग ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंफॉर्मेशन वेव। इंफॉर्मेशन यदि आई हो एम्पलीट्यूड के हिसाब से तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है इसका आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। सीडीएमए। सीडीएमए उपभोक्ता को जो गरुड़ नामक मोबिलिटी सेवा प्रदान किसने की थी? एमटीएनएल, बीएसएनएल और ट्राई। तो इसमें से एमटीएनएल इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78। ऐसे कंप्यूटर जो आकार में छोटे होते हैं और जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है क्या कहलाते हैं? एक तरीके का कंप्यूटर तो वो होते हैं जो बड़े साइज के होते हैं लेकिन स्टोरेज क्षमता सबसे कम होती है, जिसमें पहली जनरेशन का कंप्यूटर हम मानते हैं। उसके बाद जैसे जैसे कंप्यूटर का साइज छोटा होगा गया
ऐसे ऐसे स्टोरेज बढ़ता गया। तो उसी में जो हम बोलते हैं कि मिनी कंप्यूटर सबसे छोटा है, जो मिनी कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज क्षमता क्या है, सबसे ज्यादा होती है, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी की टाइप की यदि बात करेंगे, दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में सॉलिड स्टेट ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है, रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी होती है, और यूएसबी पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 80 पे, व्हाट इज द मीन्ड बाय लेटनेस, विलंबता। लेटनेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने की क्षमता में कमी आना या फिर विलंब करना, उसको बोलते हैं लेटनेस। तो नेटवर्क में डेटा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में लगने वाला समय, तो लगने वाला समय, एक डेटा एक टाइम से इधर से उधर गया नेटवर्क में, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, वो नेटवर्क द्वारा। तो इसमें मॉडेम में दो बिंदु आवृत्ति, ये कुछ नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ न्यूबॉट्स। न्यूबॉट्स का पूरा नाम क्या है, न्यूबॉर्न एसिड रोबोट, न्यूक्लिक एसिड रोबोट, नैनो एसिड रोबोट या नैनो फास्ट रोबोट। तो इसका आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड रोबोट। न्यूबॉट्स का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड रोबोट। इसके बाद देखेंगे कैप्टन अर्जुन रोबोट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, कैप्टन अर्जुन। तो कैप्टन अर्जुन जो रोबोट है वो, कैप्टन से नाम आपको समझ में आ रहा है कि कैप्टन क्या है, आर्मी है, तो आर्मी से रिलेटेड ही होगा, तो रेलवे नहीं होगा, इलेक्ट्रिक कमीशन नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा, इंडियन आर्मी। तो इसमें से कैप्टन अर्जुन रोबोट, कैप्टन नाम आर्मी में रहता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के द्वारा कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एक्चुएटर। ये सब रोबोट्स के पार्ट्स है, मैनिपुलेटर, साइड इफेक्टर, सेंसर और एक्चुएटर। तो इसका जो आंसर व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एक्चुएटर। एक्चुएटर रोबोट्स के हाथ को बोलते हैं, हाथ नहीं, रोबोट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इसमें हाथों का नाम अलग है और माइक जो प्रोसेसिंग के नाम अलग है। इसमें से एक्चुएटर का देखना रहेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है क्या है इसका आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज यूज्ड इन मेकिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बनाने में क्या उपयोग किया जाता है, डायोड, ट्रायोड, बोथ और नॉन ऑफ दिस। तो रेक्टिफायर बनाने के लिए डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु डेवलप्ड द पास्कल लैंग्वेज। पास्कल लैंग्वेज किसके द्वारा बनाई गई है, थॉमस हर्ट्ज, निकोलस विर्थ, जॉन मकार्थी, जॉन्टली मतलब संयुक्त रूप से। तो इसमें से निकोलस वर्ती जो है इनके द्वारा पास्कल लैंग्वेज बनाई गई है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, वो कौन सी सेवा है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति या उपयोगकर्ता किसी दूरस्थ कंप्यूटर से जुड़ता है। तो ये हमने पहले ही बात कर ली थी कि ये टेलनेट के द्वारा होता है, दूर के कंप्यूटर से हमको जुड़ना टेलनेट कहलाता है। यह एक वैश्विक रेंसमवेयर है जो फाइल को अनब्लॉक करने के लिए बिटकॉइन के रूप में फिरौती मांगता है। तो ये क्या कहलाता है, नेटवर्क ट्रोजन, हॉर्स, प्लास्टर, या दोनों में प्लास्टर हो गया है, तो प्लास्टर इसका आंसर होगा। जो रेंसमवेयर, रेंसम मतलब होती है फिरौती मांगना, तो रेंसमवेयर मतलब फिरौती मांगने वाला ऐसा वायरस या सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है, तो वो क्या कहलाता है, प्लास्टर। व्हाट टाइप ऑफ रोबोट्स इज एंटोमॉप्टर। एंटोमॉप्टर किस प्रकार का रोबोट है, उड़ने वाला, तैरने वाला इसका ऑप्शन है। फ्लाइंग की जगह हम जमीन पे चलने वाला बोल सकते हैं, लेकिन एंटोमॉप्टर क्या होता है, फ्लाइंग रोबोट होता है। एंटो से मतलब होता है उड़ने वाली मक्खियां, उड़ने वाले कीट क्या होता है, एंटोमोलॉजी से हम बोलते थे, ऐसे कीट से बना है एंटोमॉप्टर। तो कीट क्या करती है, उड़ती है, तो इसलिए फ्लाइंग रोबोट होता है एंटोमॉप्टर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ साइबर सिक्योर इंडिया। साइबर सुरक्षित भारत के 3 स्तंभ क्या है। तो साइबर सिक्योर के 3 हुए, अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाना, एजुकेशन मतलब लोगों को शिक्षित करना, और एम्पावरमेंट यदि उनको सशक्त बनाना। टेक्नोलॉजी से हमें दूर भागना नहीं है, टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी लेना है, उसको सही से यूज करना सीखना है, और उसके लिए उसको यूज करने के लिए प्रेरित करना। तो एम्पावरमेंट, एजुकेशन और अवेयरनेस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। When was the Prime Minister Rural Digital Literacy Campaign start? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान कब लॉन्च किया गया। तो 15 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता कैंपेन शुरू किया गया था 15 सितंबर 2019 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीपीएपी। टीपीएपी का फुल फॉर्म क्या है? तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी क्या होता है? तो यदि हमने किसी कंपनी का मोबाइल खरीदा या किसी कंपनी का कोई सा भी डिवाइस खरीदा, जिसमें हम एग्जांपल मान लेते हैं कि मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल जिस कंपनी से खरीदा, जैसे हमने कि Xiaomi कंपनी से खरीदा, ओप्पो कंपनी से खरीदा, जैसे ओप्पो कंपनी से खरीदा, ओप्पो कंपनी की जितनी भी चीजें रहेगी उसके अंदर, तो वो हो जाएगी ओनर कंपनी। लेकिन यदि उसमें किसी भी चीज का हम अलग से इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर से कोई सा ऐप इंस्टॉल किया है, तो वो क्या है? थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो इस टाइप से वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर, उसको क्या बोलते हैं? टीपीएपी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द फ्रेम इन एआई। एआई में फ्रेम क्या है? डेटा का प्रकार है, संरचना है, उपरोक्त सभी या रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। तो फ्रेम क्या है? एआई क्या है? डेटा का टाइप, उसका स्ट्रक्चर बताना और उसको रिप्रेजेंट करना नॉलेज के लिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज एआई का। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका। इट इज एन एआई प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय इंफोसिस। इंफोसिस के द्वारा यदि कोई एआई प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो वो क्या है? एनआईए, वॉटसन, गूगल क्लाउड और एस2ओ। पहली बार तो एनआईए इसका आंसर हो जाएगा। एआई प्लेटफॉर्म किसके द्वारा? इंफोसिस के द्वारा। गूगल क्लाउड तो गूगल की सर्विस है, तो ये आंसर नहीं होगा। Who coined the term साइबर स्पेस? साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा? रिचर्ड स्टॉलमैन, विलियम गिब्सन, एंड्रियस स्कॉट फॉलमैन। तो विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस शब्दावली का मतलब शब्दावली दी है, साइबर स्पेस। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, टक्सनेट क्या है? तो वर्म, वायरस, ट्रोजन और एंटीवायरस। तो टक्सनेट नेक्स्ट क्या है? वर्म है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट डज टीओआर मीन। टीओआर का मतलब क्या है? टेली टेक्निकल ओनियन रूटर। ये हमने जिसके पहले जब पढ़ा था ओनियन रूटिंग टेक्नोलॉजी, उसमें से टेक्निकल ओनियन रूटर इसका आंसर हो जाएगा, टेक्निकल ओनियन रूटर। CHAP रेफर्स टू सर्किट हार्डवेयर प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल, चैलेंज हार्डवेयर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, सर्किट हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसमें से जो इसका आंसर है CHAP का फुल फॉर्म होता है चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, डाटा मास्किंग इज आल्सो नोन एज डेटा एम्बिग्युइटी, कोपिंग, ब्रीच, डुप्लीकेशन। डाटा मास्किंग क्या होता है? यदि आप न्यूज चैनल देखते होंगे या फिर ऐसी कुछ वीडियोस देखते हैं या कुछ ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट देखते हैं जिसमें कुछ ब्लर कर देते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो डाटा मास्किंग कहलाती है। क्यों किया जाता है? कि उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाए या फिर डेटा को किसी को दिखाना नहीं रहता, सिर्फ सिंबॉलिक रूप में उसको यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डेटा एम्बिग्युइटी। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ वेरीफाइंग द इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज कॉल्ड, एनी मैसेज कॉल्ड एन्क्रिप्ट मैसेज, मैसेज चेकसम, मैसेज डाइजेस्टर और नन। तो किसी भी संदेश की अखंडता को सत्यापित करने की तकनीक को मैसेज डाइसेक्टर। किसी भी मैसेज की सत्यापित मतलब ऑथेंटिक करना है कि उसको वो फैक्ट चेक वाले जो आजकल प्रोग्राम चलते हैं न्यूज चैनल वाले, या फिर आज तो मतलब आज के टाइम पे तो इंडियन गवर्नमेंट भी PIB पे देखेंगे तो फैक्ट चेक करके एक लिंक जनरेट कर रखी है कि फैक्ट चेक करते हैं कि ये सही फैक्ट है या गलत है या अफवाह फैलाई जा चुकी फैलाते, तो उसको बोलते हैं मैसेज डाइजेस्टर। फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, ऑगस्ट केरचॉफ, रॉबर्ट सैमुअल और बॉन थॉमस। तो इसका जो आंसर है वो है ऑगस्ट केरचॉफ। ये कंप्यूटर सुरक्षा के जनक माने जाते हैं। यदि इसमें जो चार्ल्स बेबेज है, वो चार्ल्स बेबेज कौन है? कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो इसी के साथ हमने कंप्यूटर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें आप इस क्लास को कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने के बाद इसमें यदि कुछ एरर है या किसी तरह की कोई मिस इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।